एवरीवन, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर का सेट है ये, और इसमें सारे सेशन आपको मिलेंगे। इसमें आपको सीटीपी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, एंड आपको ईवीएस देखने को मिलेगा और मैथ्स पेडागोजी मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ये सेशन को। और ये 2019 का प्रीवियस ईयर सेट है, तो मैं पूरा एक साथ लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, या असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए जो धारणा उपयुक्त है वो है योग्यता सुधार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में ये तीनों कभी भी सहायक नहीं होंगे। जो सहायक होगा वो क्या होगा? अन्वेषण और संवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो कौन सी होती है? पहली बात तो उसमें कोई भय नहीं होता, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। और उत्तेजना होती है, ठीक है, उत्तेजना होती है और कोई भय नहीं होता, तभी अधिगम सर्वोत्तम होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर है, ये भी नहीं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य को स्वनियमन कहा है। ठीक है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो कभी भी हम उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान नहीं करेंगे, नामांकित नहीं करेंगे, या समूहों में नहीं बांटेंगे। तो अच्छा ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? जब भी विकास की बात आती है तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका होती है उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन था लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देना। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम कभी भी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करेंगे। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा हम कभी नहीं चलाएंगे। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऐसा नहीं है, परिवार प्रथम होता है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये तो सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, विद्यालय प्राथमिक नहीं होता, परिवार प्राथमिक होता है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो किस चरण को दर्शाता है? अमूर्त, संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत या उत्तर प्रथागत? तो ये दर्शाता है प्रथागत चरण को। ठीक है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होती है, ये नहीं है। विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि विकास केवल विद्यालय में होता है और ये केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगॉत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और जीन पियाजे संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने का क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण या परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो पहले तो आपको ये बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। तो पहली होती है संवेदी कामक, उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक की एज होती है 2 से 7 वर्ष, और इस एज में विचार सोच में केंद्रीकरण जो होता है इसका मुख्य गुण होता है इस अवस्था का। ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? किस क्रम में होता है जन्म से किशोरावस्था तक? तो ये अमूर्त मूर्त सांवेदिक तो होता नहीं है, क्योंकि अमूर्त तो किशोरावस्था में होता है। तो सबसे पहले अमूर्त आएगा नहीं, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और मूर्त बाल्यावस्था में होता है, तो ये भी नहीं। सबसे पहले होता है संवेदी कामक, फिर मूर्त अवस्था, फिर अमूर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, ऐसा है नहीं। लगातार अभ्यास, ये भी नहीं है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं पूछा है। ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल या व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन या अति सक्रियता। तो सृजनात्मकता का सबसे अच्छा चिंतन क्या है? सबसे अच्छा पहचान क्या है? अपसारी चिंतन। ठीक है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। इसके आधार पर वह दंड, ऐसा भी नहीं, हम कभी भी छात्रों को दंड नहीं दे सकते। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो राइट आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ऐसा नहीं है। बच्चों को दंड देकर, हम कभी बच्चों को दंड नहीं देंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी के भाव को अध्ययन, अध्यापन
प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण, नकल और दोहराना, ये नहीं है। विषय वस्तु को याद कराना, ये भी नहीं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीडीपी खत्म कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स की क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये मैथ्स पेडागोजी के सेशन होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोको पहेली को हल करना या चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपड़ आकृतियों को पहचानना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्यूजीनियर छड़े, गिन तारा, जियो बोर्ड या संख्या चार्ट। यहाँ पे चार्ट होगा। तो बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्यूजीनियर छड़े सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, या प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस कथन को पहचानना है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये तो सही है, ठीक है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, ये गलत है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में 35 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। मैं इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य हैं। तो 3 का योग किसमें? संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में है, क्रम सूचक भाव में है। तो ये किसमें है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए, ऐसा भी नहीं। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 37 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? इसमें है ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, या मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो जिसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है वो है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ठीक है।
गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये तो सही है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, वितरण गुण से, संवरक गुण से, क्रम विनिमय गुण से या सहचर्य गुण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवरक गुण से, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बस यहीं पे राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चों के जीवन से जोड़ दिया जाता है किसी भी पाठ को तो वही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ तक थे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। नजदीक के स्थान के साथ क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना या उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इकरा अपने शिक्षा शास्त्रियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर आएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम, ठीक है। एक्स पर स्थित है यदि आपका विद्यालय, वाई पर स्थित है यदि भी आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर उसका घर है बीच में और यहाँ से वो जाएगा 125 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। ये चला वो 125 किलोमीटर, ठीक है। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करता है। तो 100 मीटर वो कहाँ चला, पूर्व की ओर चला, ये चला वो 100 मीटर। फिर अंत में ठीक उत्तर में फिर से चला वो 125 ये भी चला, 125 ये भी चला और बीच में चला ये 100 मीटर, ठीक है, तो पार करते हैं। और अंत में ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। ये वाई पर अपने विद्यालय पहुंच गया, ये था एक्स और ये था वाई। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर स्थित है। तो y से बताना है कि x कहाँ पर है, ठीक है, ये बताना है। तो ये 100 मीटर था तो ये भी 100 मीटर होगा, तो 100 मीटर पश्चिम में है x, ठीक है। तो मतलब कि स्कूल से घर कहाँ पर है, 100 मीटर ठीक पश्चिम, यानी कि 4th। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ पर है, तो वो है झारखंड में तोरांग को जंगल कहा जाता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची कहाँ से आई थी, तो मिर्ची आई थी दक्षिण अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है जड़ों के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, इनमें से जड़ें क्या क्या करती हैं। तो पौधों को सहारा देती हैं, हाँ देती हैं। रामस प्रदान करती है, नहीं, बी गलत है। भोजन संचित या भंडारण करना, ये भी सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी सही है, यानी कि ACD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, लेकिन मणिपुर नहीं है, ठीक है। में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, तो ये है गुजरात और तमिलनाडु। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है।
पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा आज अब किस राज्य का भाग है? तो ये कस्बा कहाँ का है? ये कस्बा है तेलंगाना का। ठीक है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बंद गोभी, आंवला पालक, गुड़, आंवला टमाटर, आंवला पालक गुड़, आंवला बंद गोभी टमाटर। तो सबसे ज्यादा लौह तत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला पालक और गुड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। बाज, चील, गिद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही सही हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध ही है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है। दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं असम में। ठीक है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः कहाँ है? तो गांधीनगर कहाँ होगा? ये होगा दक्षिण पश्चिम। और पटना कहाँ होगा? पटना होगा दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये प्रयोग किसने किया था? ये किया था मेंडल ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से कौन सा एक है? चीजें जैसे कार्य करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, या चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 विषयों में से एक है, तो वो कौन सा है? वो है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। उख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। ठीक है। एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे? ऐसा तो है नहीं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे? ऐसा भी नहीं है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे? ये भी नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। ने अपनी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना? ऐसा नहीं है। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है? ऐसा भी नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना? ये सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। तो जो सही नहीं है वो कौन सा है? वो है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 5 के समयन तो आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। ऐसा नहीं है। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। सरकार ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यह इस मुद्दे पर छात्रों में कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वह यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है।
ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल किसको विकसित करता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी एकीकृत प्रकृति सहायक है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यक्रम के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा मानचित्रण सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। व्यापक संकेतक नहीं है पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये तो सही है। या शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये नहीं है। या शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। या शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से खत्म हो गए ईवीएस पूरा, और अभी मैंने सीडीपी मैथ्स पेडागोजी और ईवीएस डिस्कस करा दिया है। अब मैं डिस्कस कराने जा रही हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सिमिल, ठीक है। The assessment process not only assesses students' learning but also assesses teachers' teaching process. This statement is, ये कैसा स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। बेसलेस है, फुली रॉन्ग है, फुली राइट है, या पार्शली राइट है। इसमें बोला गया है जो मूल्यांकन होता है वो केवल स्टूडेंट की लर्निंग का ही नहीं बल्कि टीचर के टीचिंग प्रोसेस का भी होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है आपको ये बताना है। तो ये कैसा सेंटेंस है? या फुली राइट सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लेट टीचिंग इज। जो लैंग्वेज हम एनवायरमेंट यानी कि वातावरण से सीखते हैं वो कैसी लैंग्वेज होती है? वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो हम अपने आप ही सीख जाते हैं, एनवायरमेंट से ही सीख जाते हैं, हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, ए टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। She listed the probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is applied research, problem solving, improving spelling, action research. तो जो एक टीचर है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है जो स्टूडेंट हैं उनकी गलत स्पेलिंग की, ठीक है। तो उसने टीचर ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसने डिसाइड किया कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा एक्शन रिसर्च, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग to help learners to understand and analyze the picture, to help learners to draw neat and colorful picture. Reading picture book means क्या होता है? To help learners to understand and analyze the pictures, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। Before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on। क्या बोला गया है? एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर को किस पर फोकस करना चाहिए? द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड, द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी, इट्स हिस्ट्री एटसेट्रा, द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट राइटर, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास। दिस वे ऑफ रीडिंग विल। टीचर ने बच्चों से बोला, इंग्लिश की क्लास में टीचर ने बच्चों से बोला कि जोर जोर से पढ़ो। तो इस प्रकार की रीडिंग क्या होती है? हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम,
enable learners to develop reading skill with understanding, enable learners to read with correct pronunciation using the punctuation marks, enable a learner to be a fast reader। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा enable learners to read with correct pronunciation using the punctuation marks, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, लिटरेचर को लैंग्वेज की क्लास में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इट एक्सपोजेज देम टू डिफरेंट जेनर्स, कल्चर एंड सोशल इश्यूज। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। A teacher makes her learners respond to her action and speech only by bodily movements. What is this known as? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, language class students are memorizing the dialogue through drill and practice and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They practicing the dialogue in chorus. The teacher is following the, जो टीचर है वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पर हो रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, the oral errors of the students can be best corrected if the teacher ask other student to help him, as peer tutoring is must in schools. Correct an error directly after the student has made the error, points out the error in general and lets the student try to correct himself first। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। As a pair activity, the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a, ये जो एक्टिविटी हो रही है ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी होगी स्पीकिंग एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। A student of class 4th is having some problems in writing. She may have, जो एक क्लास 4 का स्टूडेंट है उसको लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें होगी डिस्ग्राफिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। Specifies the rules which govern the arrangement of words into phrases, clauses and sentence। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंटैक्स। ठीक है, teacher of class 6 has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages: Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole, एक टीचर ने क्या किया, क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें थी उनको अलग अलग लेबल्ड कर दिया, मतलब अलग अलग लेबल में अलग अलग समूह में रख दिया। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर, इनको क्या किया उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया। जैसे हिंदी में लिखा, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में। अब जो क्लासरूम है वो कैसी है, इज़ अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टी लैंग्वेज। यही हो जाएगा। ठीक है, वो क्लास कैसी है, बहुभाषिता को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा पहला, और बहुभाषिता क्लास ही सबसे अच्छी क्लास होती है। ये थे इंग्लिश के 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं डिस्कस कराने जा रही हूँ हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसका, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्युत और साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, भाषा प्रयोग पर, व्याकरण नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर या भाषा ज्ञान पर। हम देखो प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों के भाषा प्रयोग पर ज्यादा बल देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर या धारा प्रवाह की तीव्रता पर। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते और महसूस, सोचते विचार, अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग या भाषा की परिभाषा। तो देखो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह बच्चों के लिए है, वह सरल है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने या वाक्य लिखने। तो कक्षा 1 में लिखना चालू होता है अक्षर लिखने से।
बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी नहीं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यही राइट हो जाएगा। ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, ठीक है, उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। स्कीनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, परिवेश से सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो स्कीनर ने कहा है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, या चिंतन क्षमता के विस्तार से? देखो, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या वो चिंतन ही करेगी ना, चिंतन करके सोचेगी, तो ये क्या हो रहा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से ये जुड़ा हुआ है। का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, या भाषा की संरचना? तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, या शुद्ध उच्चारण? तो प्राथमिक स्तर पर हम सिखा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है? लापरवाही को, अज्ञानता को, सौवर्तनी को, या नियंत्रित लेखन को? सलमा का यह लिखने का तरीका दिखाता है सौवर्तनी। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था वाइगॉत्स्की ने। ठीक है। मैंने डिस्कस करा दिया आपको सीटीपी के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन, मैथ्स के 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन, एंड हिंदी के 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन। ठीक है। तो एक तरह से मैंने फुल आपको कंप्लीट करा दिया है एक सेट। थैंक यू सो मच।